हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्य केतु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, दोपहर के 3 बज चुके हैं और राजस्थान जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ हम चलेंगे। दोस्तों, हम पहले राजस्थान जीके के इतिहास में कल हम पढ़ चुके हैं मेवाड़ का जो इतिहास था, मेवाड़ के वंशों का जो इतिहास था वो सारा पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से अब मेवाड़ का जो राजवंश था वो 2 भागों में बट गया और एक रावल वंश, एक रावल शाखा बन गया और एक राणा शाखा बन गया। फिर कौन वह थे जो मेवाड़ में सिसोदिया वंश के संस्थापक कहलाए? कौन ऐसा व्यक्ति था जो पितृहंता के नाम से जाना जाने लगा? तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब पढ़ेंगे दोस्तों सांबर के यानी कि शाकंभरी के चौहान। तो चौहान वंश के बारे में देखते हैं, कुछ जानते हैं इनके बारे में, कुछ अच्छी अच्छी बातें और इनके पराक्रम को देखते हैं, प्रतापी शासक देखते हैं। फिर हम चलेंगे सांबर के चौहानों के बाद आमेर के कच्छावों के पास। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, शेयर कर दीजिए और पढ़ते हैं हम सांबर के चौहान को। देखते हैं दोस्तों वासुदेव चौहान, सबसे पहले चौहान वंशीय शासक वासुदेव चौहान। तो देखते हैं, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर यानी सपाद लक्ष्य, ठीक है ना। तो सांबर का प्राचीन नाम यहाँ से हमारे सामने पहला प्रश्न बन गया। तो सांबर का प्राचीन नाम क्या है? सपाद लक्ष्य, ठीक है। तो वासुदेव चौहान कौन थे दोस्तों? सांबर के चौहान वंश के संस्थापक थे। 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की वासुदेव चौहान ने की थी। कहाँ के? सांबर के चौहान, इसलिए इन्हें चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता। तो प्रश्न आपके सामने बिल्कुल आएगा, अवश्य रूप से आएगा। दोस्तों, पहली बात तो इतनी सी है कि जो मैं पॉइंट लेकर आया हूँ, ये पॉइंट वही होते हैं जो आपके टू द पॉइंट की तरह जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखो, ऐसे तो अब ग्रंथों की तरह किताबें भरी हुई पड़ी है, इन वंशों से संबंधित ग्रंथों की तरह भरी हुई पड़ी है, परंतु दोस्तों हमें वो ग्रंथ पढ़ के क्या करना है? मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि ज्ञानी नहीं बनना, हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करना। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए दोस्तों ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमारे पास दिमाग होने की आवश्यकता है। ज्ञान तो अलग चीज़ हो जाती है, दिमाग अलग चीज़ हो जाती है। हमें क्या पढ़ना है वो हमें आना चाहिए। तो जो हम ये जब तय कर लेंगे कि हाँ मुझे यही पढ़ना है, तो हमारा सक्सेस की जो मंजिल है वो पास आती रहेगी, ठीक है। और ऐसे तो किताबें पढ़ते रहो, कोई समस्या नहीं, समझ में ही नहीं आना आपको, ठीक है। तो चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? वासुदेव चौहान को। इतनी सी बात। सांबर का प्राचीन नाम सपाद लक्ष्य, ठीक है। चौहान वंश की नींव किसने डाली थी? शाकंभरी के चौहान वंश की नींव किसने डाली थी? तो वासुदेव चौहान ने, ठीक है। सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को सपाद लक्ष्य क्षेत्र कहा जाता है। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर यानी कि नागौर थी। तो नागौर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था, ठीक है। और किसकी राजधानी थी? सांबर की राजधानी, ठीक है। सांबर के चौहानों की राजधानी नागौर थी। और नागौर और नागौर और आपके ये जो जयपुर है, इन जिलों में और अजमेर का भी कुछ एरिया जो सांबर के थोड़ा समीप लगता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं सांबर और ये अजमेर और सांबर के चौहान आप बिल्कुल अवश्य रूप से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो सोमेश्वर द्वारा निर्मित बिजोल या शिलालेखानुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। वास्तविकता में यह झील प्राकृतिक है। तो बिल्कुल ये जो झील है, सांबर की जो झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इस झील का निर्माण बिजोल या शिलालेख में क्या लिखा हुआ है कि भाई वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया, परंतु ये झील प्राकृतिक है। कारण भी है, हिमालय का जब हिमालय आपके उत्पन्न हुआ था उस समय आपके मरुस्थल में खारे पानी की झीलें प्रवाहित होना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो समुद्र का खारा पानी जम गया था मरुस्थल में आकर, इसीलिए जब वहाँ पर पानी गिरता है, बारिश होती है, तो वो खारा पानी क्या होता है? नमक के रूप में बाहर निकलता है। यही बात है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो वासुदेव के बाद आएंगे अजय राज जी चौहान, ठीक है। तो अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजय मेरू नगर वर्तमान अजमेर का बसाकर सांबर से अजमेर को सबसे पहले चौहानों की राजधानी बनाया, ठीक है। तो प्रश्न आपके सामने आएगा, वह कौन सा शासक था जिसने अहिच्छत्रपुर से अजमेर राजधानी स्थानांतरित की थी? तो वो अजय राज जी थे। अजय राज जी ने किस नगर की स्थापना की? तो अजमेर की, ठीक है। और ये सन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो अजय राज चौहान के बाद अर्णोराज यानी कि आना जी, ठीक है। तो अर्णोराज या आना जी जो थे दोस्तों, इनके बारे में पढ़ेंगे। अर्णोराज ने तुर्कों को पराजित करके 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण किया था। इस झील का निर्माण किया था दोस्तों? आना सागर झील का, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? अजमेर में है। तो किसने किया था? अर्णोराज जी ने किया था या आना जी ने आपके
इस झील का निर्माण किया था। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण तो अर्णोराज जी ने करवाया था। अर्णोराज को गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट युद्ध में पराजित किया था। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने इनकी हत्या कर दी थी, इसलिए जगदेव चौहानों के पितृहंता कहलाए। तो प्रश्न आपके सामने आएगा, चौहानों में पितृहंता कौन हुए? तो जगदेव हुए। किसके पुत्र? अर्णोराज जी के पुत्र। तो अर्णोराज जी की बात बढ़ेंगे तो विग्रहराज चतुर यानी कि बिसलदेव, ठीक है। विग्रहराज चतुर को बिसलदेव, कवि बांधव, कटि बांधव, ठीक है, आदि नामों से पुकारा जाता है। विग्रहराज चतुर जो थे वो विद्वानों के आश्रयदाता थे, इसलिए इन्हें कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर ने हरिकैली नाटक की रचना की थी, तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि हरिकैली नाटक की रचना किसने की थी? तो विग्रहराज चतुर जो चौहान वंश के शासक थे उन्होंने हरिकैली नाटक की रचना की थी। विग्रहराज चतुर ने बिसल सागर तालाब यानी कि वर्तमान में जो बिसल सागर बांध के स्थान पर है उसका निर्माण कराया। तो बिसल सागर तालाब दोस्तों उसका निर्माण किसने करवाया? तो विग्रहराज चतुर ने। विग्रहराज चतुर ने संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठ भरण, ठीक है, अजमेर में बनवाई, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था, जहां पर पंजाब शाह संत का 2.5 दिन का उर्स मेला लगता है, ठीक है। तो आपके सामने ये आएगा प्रश्न कि संस्कृत कंठ भरण विद्यालय क्या पाठशाला की स्थापना किसने करवाई थी? तो संस्कृत कंठ भरण पाठशाला की स्थापना दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने करवाई थी, जो आपके कौन थे दोस्तों? अजमेर के चौहान थे, ठीक है। अब प्रश्न आएगा कि ये 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा दोस्तों है मस्जिद, ठीक है, लिखा हुआ आएगा बिल्कुल बकायदा, मंदिर, मस्जिद, पाठशाला, विश्वविद्यालय। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो वर्तमान में क्या है? मस्जिद है। पहले क्या थी? पाठशाला थी, ठीक है, पहले संस्कृत पाठशाला थी, वर्तमान में मस्जिद है। किसने तुड़वाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाई। क्यों तुड़वाई? क्योंकि उन्हें मस्जिद बनानी थी, मस्जिद बनवा दी, और फिर वहाँ पर पंजाब शाह संत का 2.5 दिन का उर्स मेला लगता है, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया पड़ा। ऐसे नहीं है कि भाई 2.5 दिन में क्या होता है कि भाई साहब 2.5 दिन में बन गो तो झोंपड़ा, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा यूँ नहीं है। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या बढ़िया कि 2.5 दिन का यहाँ पर उर्स मेला लगता है, उस मेले के कारण 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विग्रहराज चतुर्थ ने चौहान साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार दिल्ली तक कर पहली बार दिल्ली को चौहानों की राजधानी बनाया था। तो प्रश्न आपके सामने आएगा कि वह कौन से शासक थे जिसने दिल्ली को चौहानों की पहली बार राजधानी बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था, ठीक है। इसलिए इनके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो चौहानों का स्वर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ का काल। विग्रहराज के बारे में किल हॉर्न ने लिखा है कि वह हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास व भवभूति से होड़ कर सकता था, यानी कि कवि थे, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि नरपति नाल्ह यानी कि बिसलदेव रासों की रचना किसने की थी? नरपति ने, ठीक है, तथा सोमदेव ललित विग्रहराज की रचना थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो विग्रहराज के बाद पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं, देखते हैं, कुछ समझते हैं। पृथ्वीराज चौहान मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय लिखा हुआ, ये तृतीय भी याद करना, ठीक है। ऐसे आपके सामने ऑप्शन आ जाए कि आपके तराइन का युद्ध किसने लड़ा था, तो ऑप्शन आपके सामने पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड और पृथ्वीराज फोर्थ दिया जाए तो दोस्तों आपके क्या होगा आंसर? पृथ्वीराज ये तृतीय होगा, ठीक है। तो देखते हैं इनके बारे में। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता जो थे वो सोमेश्वर और माता कौन थी? कर्पूरी देवी थी, जो संरक्षिका थी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पत्नी प्रेमिका यानी कि संयोगिता थी, कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, ठीक है। तो संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की पत्नी या प्रेमिका थी, जो कन्नौज के जो जयचंद थे गढ़वाल शासक उनकी पुत्री थी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंदराज चौहान था। तो पृथ्वीराज चौहान के तृतीय का पुत्र कौन था? गोविंदराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रधानमंत्री कैमास यानी कदम्बदास था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि दी गई राय पिथौरा दल पुंगल, ठीक है, विश्व विजेता। दल पुंगल का अर्थ होता है विश्व विजेता, ठीक है। राय पिथौरा दोस्तों किसे कहा जाता था? पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, वागीश्वरी, विद्यापति, गौड़, जयानक, ठीक है ना, जयानक। और
जयानक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पृथ्वीराज विजय, ठीक है। जनार्दन आसाधर आदि ये पृथ्वीराज जी के क्या थे दोस्तों? कवि थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था जिसने दिल्ली और अजमेर राजधानी से स्वशासन किया, ठीक है। तो दिल्ली पर भी शासन कर रहे थे, अजमेर पर भी शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? एकमात्र आपके ये थे पृथ्वीराज चौहान। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में शासक बने थे, इसलिए शासन की बागडोर दोस्तों उनकी माता यानी कि कर्पूरी देवी ने संभाली थी। पृथ्वीराज चौहान ने भंडानक जाति व नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया था। महोबा तुमुल का युद्ध, ठीक है। तो सबसे पहला युद्ध महोबा तुमुल का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज जी के। तो देखते हैं कैसा हुआ था, किस प्रकार से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी दिग्विजय की नीति के तहत 1182 ईस्वी में महोबा के युद्ध में यानी कि तुमुल के युद्ध में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मैं परमर्दी देव चंदेल, ठीक है, और उनके जो सेनापति थे उनको पराजित किया था। तो पहला जो युद्ध था तुमुल का युद्ध जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसके विजेता कौन रहे? तो वो पृथ्वीराज रहे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल को हराकर उसकी पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर ले गया, जिससे पृथ्वीराज चौहान तृतीय व जयचंद गढ़वाल के बीच दुश्मनी बढ़ गई थी। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल को हराकर उसकी पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर लेकर चले गए थे। कौन लेकर गए थे? पृथ्वीराज जी लेकर गए थे। आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से तराइन के युद्ध में जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बजाय मोहम्मद गौरी की सहायता की थी, ठीक है। तो यही वजह थी, यही कारण था, क्योंकि पृथ्वीराज जी क्या किया था, जयचंद की पुत्री को उठाकर लेकर आ गए थे स्वयंवर से, वो भी, ठीक है। और फिर जो गढ़वाल शासक थे उन्होंने मोहम्मद गौरी की सहायता की थी, किस में? पानीपत के द्वितीय युद्ध में, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। मैदान कौन सा था? तराइन यानी कि करनाल यानी कि हरियाणा में हुआ, ठीक है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना की ओर से गोविंदराज तोमर ने तीर चलाया, जिससे मोहम्मद गौरी घायल होकर वापस गजनी चला गया था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध देखिए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, ठीक है। एक साल बाद मैदान कौन सा था? करनाल, वही हरियाणा का क्षेत्र जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने किवाम उल मुल्क को संधि वार्ता हेतु पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में भेजा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय मोहम्मद गौरी के साथ राजस्थान आए। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के साथ भारत आए थे, ठीक है, राजस्थान आए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंभा किसका था? पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये आपके पृथ्वीराज चौहान हो गए। तो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी, माता और उनके ससुर और मोहम्मद गौरी, ये चार जो मेन पात्र है, ये चार तो याद रखने हैं। बाकी कवि में से एक जयानक याद रखना, एक आपको चंद्रप्रदय याद रखना है। और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हुए वो याद रखने हैं। पहला कौन सा? तराइन का प्रथम, दूसरा तराइन का द्वितीय, 1191 और 1192। पहले में पृथ्वीराज जी जीत गए, दूसरे में पृथ्वीराज जी हार गए, ठीक है। और इतना भी याद रखना है कि किसके शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे? तो दोस्तों पृथ्वीराज जी के साथ आए थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। रणथंभौर के चौहान, तो हमने पहले किसे पढ़ा था दोस्तों? पहले पढ़ा था हमने अजमेर के चौहान, ठीक है। अजमेर से पहले सांबर के चौहान, तो सांबर वाले ही अजमेर गए, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। रणथंभौर के चौहान गोविंदराज चौहान, ठीक है। रणथंभौर यानी कि सवाई माधोपुर के, ठीक है। तो गोविंदराज चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे, जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से रणथंभौर में 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो किसकी सहायता से? कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से 1194 ईस्वी में, ठीक है। 92 में दोस्तों आपके पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो चुकी थी। और पृथ्वीराज चौहान के जो कौन थे दोस्तों पुत्र थे, उन्होंने आपके रणथंभौर में क्या की थी दोस्तों? चौहान वंश की स्थापना की थी। तो चौहान वंश जहाँ कहीं भी हो, जैसे कि सांबर से हो, अजमेर से हो या रणथंभौर से हो, वो एक ही पीढ़ी है, ठीक है। हमीरदेव चौहान, ठीक है। तो हमीरदेव चौहान को देखते हैं।
हमीरदेव चौहान पिता कौन थे? जयत्र सिंह यानी कि जय सिंह तथा माता कौन थी? हीरा देवी थी। पत्नी कौन थी? रंग देवी थी। पुत्री कौन थी? देवल थी। ठीक है, रणथंभौर के चौहानों में सर्वाधिक प्रतापी व अंतिम शासक हमीरदेव चौहान था, जो हट के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो हमीर रोहट ये याद रखना, अपने हट के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो हमीरदेव चौहान था। ठीक है, हमीरदेव चौहान के लिए कहा गया है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलत इक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है, अब देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। हमीरदेव चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई, जिसके तहत इसने कोटिय जन यज्ञ यानी कि अश्वमेघ यज्ञ जैसा का आयोजन करवाया था, जिसके राजप्रिय पंडित विश्वरूप थे। ठीक है, तो एक यज्ञ करवाया था अश्वमेघ यज्ञ की तरह। कैसा यज्ञ था? कोटिय जन यज्ञ। ठीक है, किसने करवाया था? हमीरदेव चौहान ने। कवि बीजादित्य, ठीक है, तो कवि बीजादित्य हमीरदेव चौहान के दरबारी कवि थे। जाइन का युद्ध हुआ था। यह युद्ध 1291 ईस्वी में हमीरदेव चौहान एवं जलालुद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। उस समय जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, ठीक है, साइन दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किए, लेकिन 2 बार पराजय का सामना करना पड़ा। अंत में हार के बाद जाते वक्त जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। अब पराजय हुई तो भैया ऐसी बातें हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, तो ऐसी बातें करते हैं, फालतू की बकवास बातें। देख लो क्या कह रहा है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब समझेगा क्या? तुम तो हार गया। ठीक है, फिर देखते हैं हिंदुवाट घाटी का युद्ध। ठीक है, दूसरा हुआ था हिंदुवाट घाटी का युद्ध। इसमें देखते हैं तो 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना उलुग खां एवं नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करती है, जिनका हमीरदेव चौहान के सेनापति भीम सिंह एवं धर्म सिंह का सामना होता है। इस युद्ध में भीम सिंह एवं धर्म सिंह द्वारा नुसरत खां की हत्या कर दी जाती है और धर्म सिंह पुनः रणथंभौर लौट जाता है। भीम सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, फिर चलता है रणथंभौर का प्रथम शाखा देखते हैं रणथंभौर का। हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम रानी चिमना व विद्रोही मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दी थी, जिससे जलालुद्दीन खिलजी नाराज हो गया था। तो किसने क्या हुआ था दोस्तों? हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की बेगम, मराठा बेगम, ठीक है, चिमना और विद्रोही कौन था? मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दी थी। किसने दी थी? हमीरदेव चौहान ने दी थी, जिससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया और उसने युद्ध कर दिया था। ठीक है, नाराज होकर 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व उलुग खान ने किया था। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो उलुग खान ने किया था। ठीक है, वह हमीरदेव चौहान के मध्य युद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हमीरदेव चौहान की सेनापति रणमल तथा रतिपाल को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। यही काम कर सकते हैं, यानी कि ड्रम में रखकर दोस्तों अपने पक्ष में कर गुप्त रास्ते पूछ लिए और फिर क्या हुआ दोस्तों? उन्होंने किले पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में राजपूत सैनिक लड़ते हुए मारे गए, जो केसरिया कले इनकी रानियां रंग देवी एवं पुत्री देवल देव ने नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जल जौहर किया था। तो ये प्रश्न आएगा कि राजस्थान का पहला शाखा कहाँ पर हुआ था? तो रणथंभौर में हुआ था। और पहला जल जौहर कहाँ पर हुआ? तो जल जौहर दोस्तों आपकी हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, बाकी सारे अग्नि जौहर थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये राजस्थान का प्रथम जल जौहर व शाखा था। ठीक है, अलाउद्दीन के रणथंभौर दुर्ग को जीतने के बाद अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी जब इस दुर्ग को जीत चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस युद्ध में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ था। ठीक है, तो अमीर खुसरो किसके साथ था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ था, जिसने इस युद्ध का सजीव चित्रण किया। ठीक है, अब आएंगे दोस्तों आपके आमेर के कछावा। तो दोस्तों आमेर के कछावा है वो आपके कल से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इतना ही देखेंगे, चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं पढ़ा दूँ चौहान के बाद कछावा पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ तो फिर कछावा क्या है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखिए, एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो सांबर के चौहान, शाकंभरी के चौहान, ठीक है, वासुदेव चौहान किसके? चौहान वंश के संस्थापक थे। और
बिजोले शिलालेख के अनुसार क्या कहा गया दोस्तों कि जो सांबर झील है, सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। हालांकि सांबर झील जो है वो प्रकृति के द्वारा बनी है, ना कि वासुदेव चौहान ने बनवाई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सांबर झील नमक की झील है, पर बिजोले शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, वासुदेव चौहान ने बनाई। तो प्रश्न आपसे जब भी पूछेगा वो बिजोले शिलालेख 100% लिखेगा, इसलिए आपको पता चलेगा। या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि किन स्त्रोतों के माध्यम से पता चलता है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया, तो बिजोले शिलालेख। ठीक है, ये चौहान वंश के संस्थापक कहलाए। ठीक है, इनकी राजधानी नागौर थी। ठीक है, फिर अजय राज चौहान, जिन्होंने क्या किया दोस्तों, अजमेर बसाया। ठीक है, अजमेर के संस्थापक अजय राज चौहान। अनुराज चौहान ने क्या किया दोस्तों, वराह मंदिर बनाया पुष्कर में एक तो, और एक आपके क्या किया था, आना सागर झील का निर्माण कराया था। आगे बढ़ेंगे, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, बिसलदेव चौहान। ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव चौहान कवि वगैरह थे, ये सारी चीज़ें। बिसलदेव चौहान के बारे में देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये रही विग्रहराज चौहान ने संस्कृत पाठशाला, कौन सी पाठशाला, सरस्वती कंठ भरण। ठीक है, सरस्वती कंठ भरण जो थी, इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। और इसको तोड़ा किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा था। पहले ये पाठशाला थी, फिर इसे मस्जिद में बदला गया, अजमेर में है, और इसका नाम वर्तमान में क्या है, 2.5 दिन का झोंपड़ा, और 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है ना, 2.5 भी आ सकता है और 2.5 दिन का भी आ सकता है। अब बात यह है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा यही नाम क्यों पड़ा, कि 2.5 दिन में तैयार हो गया था क्या, वो नहीं, वो 2.5 दिन में तैयार नहीं हुआ था। वहाँ पर जो पंजाब के जो संत है, इनके जो मुस्लिम संत है, उनका उर्स मनाया जाता है 2.5 दिन का। 2.5 दिन का जो उर्स मनाते हैं, उस कारण इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, तो संस्कार सरस्वती कंठ भरण जो पाठशाला थी उसको। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। पंजाब के शाह संत के 2.5 दिन का उर्स मेला लगता है, इसलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ठीक है, सामने जी, और इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, चौहानों को, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये प्रथम शासक थे जिन्होंने अजमेर से दिल्ली तक शासन किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि याद कर लीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप अच्छी तरह से भली भांति जानते, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान दोस्तों 1166 में हुए। फिर इन्होंने जयचंद की पुत्री, जयचंद जो गढ़वाल शासक था, उनकी पुत्री को उठाकर लेकर आ गए थे। कहाँ से लेकर आ गए थे, आपके स्वयंवर से उठाकर लेकर आ गए थे, जो उनकी फिर पत्नी बनी। परंतु जो जयचंद था वो इनसे नाराज़ था, और उसने मोहम्मद गौरी की सहायता की थी इनसे युद्ध होने पर। ठीक है, हालांकि उसके बाद तो जयचंद भी मर गया था। ठीक है, वो भी युद्ध में हार गया था, संधि स्वीकार कर ली थी। अब बात आती है ये कि फिर क्या हुआ, तो फिर 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, और मोहम्मद गौरी भाग गया था, तीर लगने से सीधा गजनी चला गया। गजनी प्रदेश से 1 साल बाद वापस आया। वापस आकर क्या हुआ दोस्तों, कि युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई थी। ठीक है, इतना याद रखना है, और कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान के जो थे दरबारी कवि कौन थे, तो चंद्रबरदाई थे, और राय पिथौरा इन्हें कहा जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कोई समस्या नहीं, आराम से आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, और अच्छे नोट्स है, ये नोट्स की तरह ही काम करेगी। तो कल से हम दोस्तों आमेर के कछावा वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। धन्यवाद।